नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने परिवार दी ऑनलाइन कोचिंग में। आज बहुत ही जबरदस्त, जिसका आप सभी का था इंतजार, जिसको आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे, जो आपके सिलेबस में सबसे नया है, जबरदस्त है, बेहतरीन है, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त। आज से क्लास स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, जिसका आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, काफी लोग की डिमांड्स होती है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर होता है जो कि आप के लिए नया है। इससे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री तक का नाम सुना होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास को। तो आप सभी लोग कैसे हो, जरा कमेंट करके बताइएगा। कितना एक्साइटमेंट हो इस क्लास को पढ़ने के लिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और आप लोग अपना कमेंट्स वगैरह थोड़ा बताया करिए, कैसे भी करके, कहीं पर भी जहां से मैं जुड़ा हुआ हूं, आप कहीं पर भी मैसेज करके मुझे बता सकते हो कि आपको कैसी पढ़ाई लग रही है, ठीक है ना। ऐसी जगह पर रिप्लाई दो जहां पर मैं रिप्लाई दे सकता हूं, कमेंट करिए, ठीक है ना। तो जवाब जरूर दिया करो, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को एक बेहतरीन मोटिवेशन शायरी के साथ। ये कहती है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, इच्छा अनुसार नहीं। एकदम फैक्ट है। इंसान के अंदर जितनी योग्यता है उसी हिसाब से वो चमकेगा। मुझे पढ़ाने की योग्यता है, मैं 10 तक पढ़ा रहा हूं तो मुझे 10 तक ही मिलेगा ना पढ़ाने के लिए। मेरे अंदर 10 तक की योग्यता है तो मैं इसलिए 10 तक पढ़ा रहा हूं। आपके अंदर आगे चल करके आप और अच्छे पढ़ गए और खूब पढ़ लिए, प्रोफेसर बन गए, आप बीए बीएससी वालों को पढ़ा रहे हो और ऊपर वालों को पढ़ा रहे हो, आप कंपटीशन वालों को पढ़ा रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर और ज्यादा टैलेंट है। तो यहाँ पर ये हुआ, आप ये नहीं कह सकते हो आप पढ़े लिखे जीरो के बराबर हो और आप चाहते हो कि अरे मैं बन जाऊं, कहीं मैं बन जाऊं कि आईएएस ऑफिसर बन जाऊं या फिर मैं आईपीएस बन जाऊं। यानी कि ऐसी ख्वाब देख रहे हो जो कि मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर उतनी योग्यता ही नहीं है। वो बनने के लिए जाकर पहले योग्यता लो, या तो फिर सही बात कह रहा हूं नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है, इन सभी से आपको उलझना नहीं है, इन सभी से सुलझना है आपको। खैर वो कहावत तो है ही कि जब तक उलझेंगे नहीं तब तक सुलझेंगे कैसे, इसलिए उलझना भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उलझने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना है, कठिन मेहनत करना है, ठीक है ना। तो योग्यता के अनुसार आप आदमी चमकता है, कभी इच्छा अनुसार आपको चीजें नहीं मिलती, इस बात को याद रखना। इच्छा अनुसार चीजें अगर आपको चाहिए तो लालच होता है कि मेरी इच्छा ये बन जाऊं वो बन जाऊं। अगर आप लालची हो गए, इसका मतलब आपके अंदर योग्यता जिस हिसाब से आपको वही मिलेगी, नहीं कि उसको 10,000 मिल रहा है तुमको 5-6 हजार मिल रहा है, ऐसा नहीं होता कि मुझे भी 10,000 चाहिए। तो 10,000 जैसा काम भी तो करो ना पहले, तभी तो आपको 10,000 दिया जाएगा, कि ऐसे ही दे दिया जाएगा। तो चलिए आपके सामने ये ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय है, जिसमें इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ही ये, जिसमें हमें पढ़ना है ये त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति की शुरुआत कहां से होती है, सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नया चैप्टर है आप लोग के लिए, ये एकदम नया है, न्यू है, इसलिए एक एक चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। और आपको कहीं पर भी समझ नहीं आता, इसलिए आपको इस वीडियो को जब एकदम से आप फ्री हो तभी देखिए। अगर आपको कुछ काम है, कहीं और दिमाग चल रहा है, अब किसी से मिलने उलने जाना है, तो आप जाके मिल लेना पहले, फिर आपको इस वीडियो को देखना है। समझ रहे हो ना बात को, कि अभी से चल दो, आधा दिमाग उधर है आधा यहाँ है, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखने जा रहे हो तो शुरू से लास्ट तक देखना है, बिना किसी मतलब कि नहीं किसी भी डिप्रेशन के या किसी भी प्रेशर के। आपको एकदम से नहीं, आराम से इस मस्ती के साथ इस चैप्टर को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका न्यू चैप्टर है और आपके लिए भी न्यू चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए, तो दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार चमकता है, इच्छा अनुसार नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आपके सामने यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपके सामने क्या क्या पढ़ना है देख लो जरा ध्यान से। त्रिकोणमिति क्या होती है, मतलब भूमिका में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्या होती है। फिर पढ़ेंगे कि कुछ विशिष्ट इसमें कोण होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, उनको बारे में जानेंगे। मतलब कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, उनको भी जानना है आखिर उसका मतलब क्या होता है। पूरक कोण क्या होते हैं, उनके त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं क्या होती हैं। इसके बाद हम सारांश भी देख लेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा। बात समझ में आई। क्या पढ़ना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं। कुछ विशिष्ट कोण हैं जिनके बारे में पढ़ना, उनके भी ट्रिग्नोमेट्रीज या उनके त्रिकोणमिति अनुपात देखना है। और कुछ पूरक कोण होते हैं, उनके भी त्रिकोणमिति अनुपात देखना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना, कोई बात नहीं, अभी सब समझ आएगा। अभी जान लो सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, अभी पढ़ा थोड़ा ना, अभी पढ़ना क्या क्या है। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं क्या होती है उसको भी देखना है, और सारांश क्या है वो भी देखना है। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं अभी सब बता दूंगा, परेशान मत होइए। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला पॉइंट आता है त्रिकोणमिति। क्या आता है सबसे पहले,
सबसे पहले बेटा आपके सामने आता है कि ये त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति अर्थात एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात आपके सामने कुछ इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक इस तरह से आपके सामने समकोण त्रिभुज बनेगा, उसकी भुजाओं, ये भुजा और उनके कोणों के बीच का अनुपात, जैसे ये भुजा है इनके कोण, इनके बीच का संबंध के बारे में जहां पर अध्ययन किया जाता है उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड देयर एंगल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि मतलब कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं, तो लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्रायंगल्स द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, समकोण, इस बात को याद रखना कि हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी हमेशा वो एक समकोण त्रिभुज पे ही लगेगी बेटा। इस बात को भी आप लोग गांठ बांध लो कि हमेशा आपको समकोण त्रिभुज में ही ये चीज पढ़ने को मिलेगा। समकोण त्रिभुज में भी ये चीज पढ़ना है, त्रिकोणमिति और किसी में नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में। तो कहता ना एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करने को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखो अंग्रेजी शब्द जो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो यहां पर लिखी है इसकी व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द, एक ग्रीक शब्द है जो कि ट्राई, TRI, जिसका अर्थ होता है तीन, और गन जिसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन मतलब होता है जिसका अर्थ माप होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में तीन वर्ड हैं, एक आपके सामने आया है ट्राई, TRI, एक आया है GON, और एक आया है मेट्री या मेट्रॉन लिखा है, मेट्रॉन लिख देते हैं। क्या लिखा है भैया यहाँ पे? मेट्रॉन लिखा है, मेट्रॉन। इसका मतलब ये होता है ट्राई मतलब जिसमें तीन भुजाओं की बात करेगा, मतलब 3 साइड्स की 3, और गॉन मतलब होता है ना पॉलीगॉन, हेक्टागॉन, डेकागॉन, मतलब वो होता है आपका एक प्रकार से साइड मतलब कि भुजा, जिसमें हम भुजा के बारे में जानेंगे। और इसके बाद आपके पास ये मेट्रॉन है। मेट्रॉन का मतलब होता है कि कोण के माप के बारे में, जो कोण है उसी का माप, उसके माप के बारे में। तो वगैरह देखो इसमें तीनों भुजाएं और कोणों के बीच का संबंध ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। इसके वर्ड में ही सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। तो कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? जिसमें हम भुजाओं और उनके कोणों के बीच के अध्ययन के बारे में अध्ययन करते हैं, या किसी समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं और कोणों के बीच के अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं जो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है उसको भी जरा ध्यान समझना कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। मतलब यहां पर यह होगा कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा कि समकोण त्रिभुज में उनकी भुजाओं के कुछ विशिष्ट कोण होंगे या कुछ भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोण के सापेक्ष। न्यून कोण समझ रहे हो ना बात को? यहाँ पर आपके सामने दो त्रिभुज बने हैं, ये तो आपको पता है ना कि 90 डिग्री होगा, ये तो फिक्स होगा, ये सिर्फ यही बताएगा कि हाँ मैं समकोण त्रिभुज हूं। 90 डिग्री यही बताएगा कि भैया मैं क्या हूं, मैं एक समकोण त्रिभुज और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ मेरा सबसे बड़ा अस्तित्व यही है कि मैं एक समकोण त्रिभुज हूं, बस इसका काम यही होता है। उसके बाद उसने कहा है ना कि उसके भुजाओं का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष। तो भैया अगर ये 90 हो गया तो हमको ये बताओ कि एक त्रिभुज में एक ठोकर 90 डिग्री हो गया तो बचा हुआ दोनों कोण क्या होंगे? हमेशा याद रखना कि वो हमेशा न्यून कोण होंगे, 90 अंश से हमेशा कम ही होंगे। इस बात को आपको याद रखना, नहीं समझना है बात? इस बात को आपको दिमाग में लगा लेना है कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो गया है तो बचे हुए दोनों एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम होंगे, नहीं होंगे कम। आप इस चीज को कभी दिखा लो कि एक त्रिभुज में एक से ज्यादा कभी भी समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता, यानी एक एंगल से ज्यादा और दूसरा कोई एंगल नहीं होगा कि वो समकोण हो जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक त्रिभुज के अंदर दो समकोण होना संभव नहीं है। अगर दो त्रिभुज में, एक त्रिभुज में दोनों कोण 90 हो गए तो 90 90 180 खुदा ही हो गया, तो तीसरा अंकल 0 होगा का? तो सीधी रेखा बन जाएगी, एक बकलोल कहेंगे। चलो देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से। तो यहां पर अगर ये 90 डिग्री हो गया है तो बचा हुआ ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे? ये दोनों एंगल हमेशा थीटा से कम होंगे। इस बात को भी आप लोग नोट कर लेना, हमेशा, बराबर भी नहीं, कम होंगे, कम, ठीक है ना। तो अब ये जब दोनों कम हुए तो मुझे बताओ कि इन दोनों एंगल्स को आप न्यून कोण कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? ये न्यून होगा, ये भी न्यून होगा। किसको नहीं समझ में आया?
ये दोनों न्यून कोण होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर जी, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 हो गया, तो बचे हुए दोनों कोण न्यून कोण होंगे। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से समझना है इस बात को भी कि अब यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर आपका ये 90 डिग्री है, तो अगर आप यहाँ पर थीटा ले रहे हो, ये थीटा, तो ये जो भुजा होगी उसको कोण ए की संलग्न भुजा बोलते हैं, इसको बोलेंगे कोण ए के लिए संलग्न भुजा, और ये कोण ए की सम्मुख भुजा। अगर आप जहां पर भी थीटा लोगे, ये थीटा क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड होता है, अभी आपको मिलेगा। यहां पर अभी याद रखो कि समकोण त्रिभुज में जहां पर भी थीटा लेंगे, क्योंकि यही दोनों न्यून कोण होंगे, इन्हीं पे लोचा होगा, उन्हीं पे पोछा मारना होगा हर बार। ये थीटा यहां पहुंचेगा, कभी अपने मायके तो कभी अपने ससुराल, कभी अपने मायके तो कभी अपने ससुराल, कभी अपने मायके तो कभी अपने ससुराल। और ये बेचारा जो पतिदेव है वो अपने घर पे ही रहता है, घर पे भी इसको जगह नहीं मिलती है, इसकी पत्नी मार मार के इसको बाहर भेज देती है। इसकी जो पत्नी है वो इधर से इसको मार के भगा दी, तो बेचारा ये कहाँ सोता है? बाहर सोता है, ससुराल तो जा नहीं सकता है ना? तो इसलिए बेचारा यहां से अपना भाग जाता है, अपना यहाँ रहता। तो ये कौन है? ये पतिदेव हैं। ये क्या है? पतिदेव हैं। तो इस बात को आपको ध्यान समझना है। इधर मैं आपको समझाता हूं, रुको इसको समझा ही देता हूं आपको अच्छे से। ये आपका एक समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज मैंने आपको सामने बना दिया। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, और यहां पर मैंने बता दिया कि ये 90 डिग्री तो होता ही है, होता है ना 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। अब ये यहां पर पत्नी है, ये कौन है? ये कौन है? पत्नी की ससुराल, पत्नी की ससुराल। और ये यहां पर क्या होगा? ये वाला, ये पत्नी का मायका, ये है पत्नी का मायका, ठीक है। ये है पत्नी के ससुराल और ये है पत्नी का मायका। अब तुम्हें एक चीज समझना है ध्यान से, ये है पति, ये पति, यहां पर लिखेंगे घर का न ससुराल का। घर का न ससुराल का। ये यहां पर मैंने आपके सामने लिख दिया है कि ये हो गया पत्नी का मायका, और ये है पत्नी की ससुराल, और ये है पति जो कि घर का न घर का, यहां पर लिखेंगे न घर का न घर, यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं इसको, यहां पर लिखेंगे न घर का न ससुराल का। ठीक है ना? बात समझ आई ना? तो ये आपका पत्नी का मायका है और ये पत्नी की ससुराल है, और ये है पति न घर का न घाट का, मतलब कि न घर का न ससुराल का। ऐसा हाल है कि भैया यहां से यहां जाता है तो लड़ाइयां इससे हो जाती है, पत्नी ससुराल में रहती है तो लड़ाइयां होती रहती हैं, तो यहां से भाग के चला आया, अपना यहाँ पे रहता है आराम से, और ससुराल मायके जाएगा ही नहीं पत्नी के, क्योंकि वहां पे और दिक्कतें रहती हैं, कुछ कह भी नहीं सकता है वो, और ज्यादा सभी लोग मिलके साली वगैरह सब मिलकर के दिक्कतें करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या करता है? यहाँ से भी भाग आता है, और ना तो यहाँ का होता है। तो ये जो आपका फिक्स हो गया, ये बेचारा पत्नी जो है, पति जो है वो एक ही जगह फिक्स है कि मेरा अस्तित्व यही है कि मैं पति हूं, इसका अस्तित्व यही है कि मैं समकोण हूं, बाकी कुछ नहीं है। इसका मतलब कुछ नहीं है, पति मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो पति मतलब या रहने दो, चलो इसको रहने दो, इसको मत लिखो, ठीक है ना? इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है तो इसको रहने दो। आपको सिर्फ ये चीज आपको जानते रहना है कि यहाँ पर जो ये आपका मैंने लिखा, यहाँ पर ये पति हो गया न घर का न ससुराल का, और ये है पत्नी के ससुराल, और ये है पत्नी का मायका। तो यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि अगर ये आपका थीटा है, ये अगर आप थीटा ले रहे हो तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और अगर आप थीटा यहां पर ले रहे हो, ये वाला थीटा, तो उसके हिसाब से ये, तो इसके हिसाब से ये आएगा और इसके हिसाब से ये जाएगा। तीन दोनों बातों को आपको याद रखना है। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ये स्थिर रहता है। अब बताओ ये बात किसको समझ में नहीं आई है? बोलिए, ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो बता सकते हो। ये बात आई समझ में?
आई ना? तो अगर नहीं समझ में आई तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, बाकी हम चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि जो थीटा होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो कि आपके सामने मैंने इससे अब त्रिभुज बनाया था, ठीक है ना, ये त्रिभुज बनाया आपके सामने, ये त्रिभुज, ठीक है ना, ये आपका थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ही हमेशा लंब होगी, ठीक है ना। ये तो हमेशा कर्ण है, कर्ण तो स्थिर होगी, कर्ण क्या होगा, ये स्थिर रहता है, ये घटेगा बढ़ेगा, मतलब इधर उधर नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा। लेकिन अगर थीटा यहाँ पर है एंगल, ये तो 90 डिग्री फिक्स रहेगा, आपको बताया था। अगर ये थीटा है तो उसके सामने वाला लंब, तो बचा हुआ ये आधार हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। दूसरी कंडीशन देखो, मान लो अगर आपके सामने ये फिगर है, ये तो आपका फिक्स रहेगा, ये भी आपका फिक्स रहेगा, कर्ण है। अगर अब थीटा यहाँ पे पहुंच गया तो मैंने क्या कहा, थीटा के सामने वाली लंब होती है, तो इस बार ये लंब हो जाएगा और आधार इसको माना जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नहीं समझ में आई बात क्या? किसको नहीं समझ में आया? हमेशा थीटा के सामने वाला ही लंब होगा, इस बात को याद रख लो। बाकी दूसरे की भुजा आधार हो जाएगी, कर्ण तो फिक्स रहेगी, जो सबसे बड़ी होगी कर्ण, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। थीटा यहाँ तो लंब ये, थीटा यहाँ तो लंब ये। बात समझ आई? तो बोलो लंब वाले बाबा की जय। समझ में आया बात? ओके, चलिए अब इसको हटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर समझ गए हो कि इसको लंब बोलते हैं। देखो अब यहां पर ये ऐसा बना, इसका मतलब यहां पर थीटा है, तो ये लंब हो जाएगा और ये वाला आधार माना जाएगा। यहां पर थीटा ये है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा को लंब माना जाएगा, ये आधार हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पर याद करने की मैंने एक ट्रिक लिखी है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज को याद करने की एक ट्रिक है कि समकोण त्रिभुज में जो कोण ए के लिए त्रिकोणमिति अनुपात होंगे, उसको याद करने के लिए आपको याद रखना ट्रिक लाल बटा कक्का। क्या याद रखना है? लाल बटा कक्का। तो यल से होता है साइन, ए से होता है कॉस, तो साइन कॉस टैन लिख लेना है। मतलब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पर आपने ये लाल बटा कक्का आपने लिख दिया, ये के ए, इसको हमेशा हर कोई पढ़ाता है, हम ही पढ़ा रहे हैं। ये होता है आपका साइन, ये होगा आपका कॉस, ये होगा आपका टैन, ये होगा आपका कोसेक, ये होता है सेक, ये होता है कॉट। इसको याद रखना, इस तरह से आपको याद रखना। आप साइन थीटा कोई पूछेगा तो लाल बटा कक्का, यल मतलब यहां पर जान लो, यल मतलब होता है लंब, यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, के मतलब कर्ण, और ए मतलब आधार। अब बताओ क्या बच रहा है? अब बताओ कौन सा बच रहा है? आधार। ए से आधार होता है, के से कर्ण होगा, यल से लंब होगा। तो ये ए से आधार, आधार बटा कर्ण, कास बराबर आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो यहां से तुमने एक चीज भी देखा कि कॉस थीटा में बोल रहा हूं कि ए बटा के, तो सेक थीटा बोल रहा हूं के बटा ए। तो यहां से आपको एक चीज निकल के आया कि सेक थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो लिख सकते हो ना कि सेक थीटा ये उल्टा होता है 1 कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा यहां जाएगा तो सेक थीटा का उल्टा। इसी तरह से साइन थीटा को भी तुम कह सकते हो कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है? तो कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का। उसी तरह से कॉस किसका उल्टा होता है? ये तो सेक को लिख दिया। इसी प्रकार से आप टैन को देखोगे तो टैन थीटा किसका उल्टा होता है बेटा? कॉट थीटा का। किसका होता है? कॉट थीटा का। तो इन बातों की भी आप लोग नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। हालांकि नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। अब देखो ध्यान से आगे चलते हैं। ये यहां पर लिखा भी आप देख सकते हो कि यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। तो यहां पर ये फिगर बना है, इसको भी आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। ओके, अब उसके बाद देखो यहां पर भी आपके सामने दिया गया है कि जो साइन ए होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, यहां से देखो जरा, इन बातों को आपको सीखना भी है, इसको आपको सीखना भी पड़ेगा। देखो साइन ए, तो देखो अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, ए मतलब कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ए मतलब ये हुआ कि थीटा यहां पर लिया जा रहा है। अगर थीटा यहां होता साइन सी तो लंब ये हो जाता है, इस बात को याद रखना है। तो यहां पर लिखा है साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यही होता है ना। देखो ना यहां से साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो यल से मतलब लंब, के मतलब कर्ण, तो लंब कितना है बेटा? तो ए के हिसाब से कर्ण देखो, तो ए के हिसाब से कर्ण ये होगा, मतलब कि नहीं लंब, तो लंब क्या है? बीसी, तो बीसी अपान कर्ण, कर्ण तो फिक्स है, एसी रख दिया गया, ये आपका आ गया, ठीक है। अब आते हैं कॉस ए। अगर हम कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार देखो अब ए के हिसाब से आधार क्या होगा? ये वाला, मतलब ए बी, और कर्ण क्या होगा? फिक्स है, कर्ण तो यही होगा, तो ए बी अपान एसी हो गया, ठीक है। अब आते हैं टैन थीटा, तो टैन बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो देखो
tan लंब, तो देखो इसके हिसाब से लंब क्या होगा, ये BC, तो BC अपान आधार क्या है AB, तो ये रख दिया गया। ठीक है, अब देखो कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब मतलब इसका उल्टा, तो AC अपान BC हो जाएगा, ये लिख दिया गया। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया है, बिल्कुल आ गया होगा समझ में। आगे आते हैं, आगे धरा ध्यान से देखो, इसी तरह से आप देखो सेक क्या होता है, सेक थीटा वहीं से देखोगे तो कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण यहां से देख लो AC है, आधार क्या है AB है। इस तरह से हमने सारे यहाँ पर फार्मूले लिख दिए हैं। आपके सामने ये देखना, अगर मैं पूछ लेता कि अगर मैं पूछता आपसे कि सेक C बराबर क्या होगा, सेक C, सेक C कुछ और ही वर्ड निकल रहा है, सेक C, तो यहाँ पर सेक C आपके पास दिया गया है, तो सेक C मतलब आपको यहाँ पर थीटा लिया जा रहा है, तो इसके हिसाब से लंब ये वाला हो जाएगा और आधार इसको माना जाएगा। अब इस बात को भी याद रखना, मैं इसको अलग से देखो एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। तो देखो सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक, तो सेक बराबर होता है देखो कर्ण बटा आधार, क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो यहां पर मैंने लिख दिया कर्ण बटा आधार, लिख दिया ना मैंने, कर्ण बटा आधार। अब देखो इसके हिसाब से कर्ण क्या होगा, इसके हिसाब से कर्ण, तो इसके हिसाब से लंब तो ये है, मतलब इसके हिसाब से कर्ण तो फिक्स है, तो कर्ण तो हम लिखेंगे AC ही बटा आधार। अब बताओ इस अगर यहां पर ये है तो आधार इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो लंब है, तो बचा हुआ आधार ये होगा यानी BC। बात समझ आए ना, इस बात को याद रखियो, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अब आते हैं आगे। अब इसके बाद आप बातों को समझो ध्यान से, यहां पर आपके सामने कुछ चीजें दी गई हैं याद रखने के लिए, तो आप इन सभी फार्मूलों को याद कर लेना कि कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है, फिर यहाँ पर देखो कोस सेक का उल्टा होता है, कॉट टैन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, टैन कॉट का उल्टा होता है। इस बात को याद रखना, यही से एक फार्मूला और भी बन जाता है क्या, अच्छा इसको भी याद रखना कि साइन टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और जब कॉट थीटा लिखेंगे तो आपको अभी पढ़ा कि टैन कॉट का उल्टा होता है, तो टैन पता है तो कॉट को पलट दो, मतलब अगर कॉट को चाहिए तो टैन को पलट दो, तो साइन बटा कॉस है तो पलट जाएगा, कॉस बटा टैन हो जाएगा, कॉट का फार्मूला हो जाएगा। यही से एक फार्मूला हो जाता था कि जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका कोसेक ए था वो क्या था, 1 अपान साइन ए था, क्या था 1 अपान साइन ए, तो इधर ये साइन इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये कह सकते हो ना कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, नहीं समझ में आ गया ना समझे, यानी कि साइन और कोसेक का उल्टा जो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं उनका अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा 1 के बराबर होगा। इस तरह से टैन किसका उल्टा होता है, टैन ए जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट ए, इन दोनों का भी सम 1 होगा, इस बात को भी आप लोग याद रखना। इसी तरह से सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का कोसेक होता है, नहीं सेक का कॉस होता है, कॉस, तो ये भी आपस में इसका विलोम होगा, तो ये भी आपस में 1 होगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो दिक्कत होना चाहिए। अब बताओ कहां पर दिक्कत हुआ आपको, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, तो इस बात को आपको नोट डाउन करना है, आपको ये चीज आना चाहिए, अगर ये चीज आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, इसके बाद एक चीज और याद रखना कि कभी भी याद रखना कि tan a है तो क्या ये tan a 1 अपॉन cot b के बराबर होगा क्या, बताओ क्या tan a cot b के बराबर होगा क्या, जी नहीं, मैंने बताया कि tan a cot a के पलट के जाएगा, यानी यहाँ पर जो थीटा है वो सेम होना चाहिए तभी पलटेगा, यहाँ पर ये a है यहाँ पर b है तो ये इसका उल्टा नहीं होगा, इस बात को भी याद रखना। और इसी के साथ साथ एक पॉइंट और भी आप लोग नोट डाउन कर लेना बेटा कि अगर कभी भी ऐसे लिखा हो ये tan a ये कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, tan इंटू a के, ये बात कभी बराबर नहीं होती क्योंकि ये थीटा इसके साथ सटा हुआ होता है, ये वैल्यू होती है, ये जो ए लगा है वो इसी के साथ होता है, इस पूरे की वैल्यू आती है, ना कि tan और ए अलग अलग। तो ये इस चीज को हम ये चीज नहीं लिख सकते, ये दोनों बहुत अलग आसान मतलब अलग अलग होते हैं, इस बात को जानते रहना। इसी तरह अगर आपके पास सेक बी लिखा है तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, सेक इंटू बी के, ठीक है ना, इस बात को आप लोग नोट डाउन करना, ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे, अब देखो यहाँ पर इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, इस फार्मूले को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोनों, साइन और कॉट के, tan और कॉट के। अब यहाँ पर इस बात को भी आप लोग याद रखना कि साइन स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कभी भी अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि साइन ए पूरे का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऐसे साइन स्क्वायर ए के, लेकिन याद रखना कि साइन स्क्वायर ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि साइन ए स्क्वायर लिख दें, ये गलत हो जाएगा, इस बात को भी आप नोट डाउन करना कि स्क्वायर यहां लगेगा यहां नहीं लगेगा, इस बात को भी समझना, ठीक है। इन सभी बातों को आपको नोट डाउन करना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा गड़बड़ा के क्वेश्चन। इस तरह से cos a है तो ऐसे लिख सकते हैं, tan है तो स्क्वायर तो tan स्क्वायर लिख दोगे, cos a का होल स्क्वायर है तो cos स्क्वायर लिख सकते हो, sec a का होल स्क्वायर है तो sec स्क्वायर लिख सकते हो, cot a का स्क्वायर है तो cot स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इस बात को भी आपको याद रखना है, इस बात को भी बेटा आपको याद रखना है क्या, कि अगर कभी भी साइन ए इनवर्स लिखा है तो कभी भी ये इक्वल नहीं होगा साइन इनवर्स ए के, हाँ
अभी ऊपर तो देख लिया तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये अगर साइन ए लिखा है, साइन ए का इनवर्स लिखा है तो ये इक्वल नहीं होगा। ऐसे नहीं लिख सकते इसको कि साइन इनवर्स ए लिख दो, ये गलत बात है, इस बात को याद रखना। इनवर्स में ऐसे माइनस है तो ऐसे नहीं जाएगा। इस तरह से कॉस इनवर्स ए लिखा है, कॉस ए का इनवर्स, तो ये कॉस इनवर्स ए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन बातों को भी आप लोग याद नोट डाउन करना। इस पीडीएफ को आप ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, अभी एक बार में आपको हो सकता ना समझ में आए, ठीक है ना। अभी बहुत सारे फार्मूले आपके सामने, इन फार्मूले को भी आपको ध्यान रखना है। और देखो अभी भी जो मैंने आपको बताया कि याद रखिए कि साइन ए इज नॉट इक्वल टू साइन इनटू ए, कॉस ए इज नॉट इक्वल टू कॉस इनटू ए, कॉसेक इज नॉट इक्वल टू कॉस इनटू ए, कॉट इज नॉट इक्वल टू कॉट इनटू ए, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखना, याद रखो इस चीज को भी। अगर आपके पास साइन ए लिखा है तो इसका मतलब ये साइन ए होता है, यानी जो साइन लिखा जाता है बेटा, ये साइन, ये जो होता है ये फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है। साइन को हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो जो कोसेक होता है, कॉस को, तो कॉस को हम कोसाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोसाइन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस का कोसाइन होता है। टैन का क्या होता है, टैन का टेंजेंट होता है। तो आप टैन ए को टेंजेंट ए लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लोग लिखते हैं टैन ए। उसी तरह से कॉट ए जो होता है इसको कॉटजेंट लिखते हैं, जैसे टेंजेंट, उसी तरह से ये कॉटजेंट, ठीक है ना। और ये इसके बाद यहाँ पर देखो सेक को हम सीकेंट ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीकेंट। और उसके बाद देखो ये कोसेक है तो कोसेकेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कोसेकेंट। तो इस बात को भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो साइन ए को हम क्या लिखते हैं, साइन ए। कॉस का कोसाइन होता है, टैन का टेंजेंट होता है, और कॉट का कोएडजेंट होता है, और सेक का क्या होता है, सीकेंट होता है, कोसेक का कोसकेंट होता है। तीन बातों को याद रखना कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये चीज लिखते हैं। अगर आपके पास ऐसे साइन ए लिखा है तो इसका फुल फॉर्म अगर लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ए। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम छोटा सा लिख देना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार से फुल फॉर्म लिखा है, साइन ए का साइन ए, कॉस ए का कॉसिन ए, और टेंजेंट टैन ए का टेंजेंट है, कॉट का कोएडजेंट होता है, सेक का सीकेंट होता है, कोसेक का कोसकेंट होता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप लोग याद कर लोगे। आगे आते हैं बेटा, आइए आगे आते हैं। अब देखो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। तो यहाँ पर इस बात का रखना कि नोट में आपको सामने कुछ चीजें लिखी गई हैं कि नोट में कि कभी कभी ग्रीक शब्द जो थीटा होता है इसको थीटा बोलते हैं। इस बात को मैंने कई बार आपको बताया, ऐसे बनाते हैं, गोल गोल बना के ऊपर ऐसे छोटा सा बुंदा बनाते थे, ऐसे कोई जो सब घेंगा रहता है उस तरह का साइन बनता है, इसको थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं बेटा। इसका प्रयोग कोणों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, यानी कोई कोण बताना है कि थीटा कितना है, 60 डिग्री 50 डिग्री, एंगल को बताने के लिए हम थीटा लगाते हैं। तो आपके सामने ये टेबल बनी है, इस टेबल को आप लोग याद कर लोगे। इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा बेटा, बहुत आसान है याद करना। मैं तरीका बता देता हूं आपको। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने लिख दिए गए हैं। इनको जरा आप लोग क्या करोगे, ध्यान से देखोगे। इन्हें क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो देखो साइन ए, यहाँ पर ये ए लिया गया, मतलब जो एंगल है उसको ए माना गया। अब ए को मैं अगर 0 डिग्री मान रहा हूं, या फिर 30 डिग्री मान रहा हूं, या 45 डिग्री मान रहा हूं, या 60 या 90, सिर्फ यहीं तक आपके बुक में है। तो आपको एक लाइन याद करना है, सिर्फ ये पहली लाइन आप याद कर लो, बाकी सारी लाइन आप अपने से याद कर लोगे। देखना कैसे, चुटकी बजा के। तो साइन ए, तो साइन ए की जगह में आपको क्या रखना है, ये थीटा मतलब 0 रख लो। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। फिर साइन ए की जगह में आप 30 रखो, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। फिर साइन 45 की वैल्यू 1/√5 होता है, √2 होता है। फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। और फिर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से एक क्वेश्चन याद रखना कि साइन की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है, 0 से बढ़ती जाती है। देखो ना, 0 से 1 तक गई तो 0 से 1 बड़ा है ना, इसलिए बढ़ के गई। उसी तरह से जब कॉस को लिखोगे तो कॉस को पलट के लिख देते हैं इधर से। लाइन एक याद कर लिया आपने, सिर्फ एक। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और उसके बाद साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। सिंपल है ना, याद हो गए ना, आपको भी याद कर लेना है। उसके बाद अब ध्यान से देखो, जब कॉस की बात करेंगे तो जो कॉस होता है उसको साइन को पलट दो रे बाबा, ऐसे पलट दोगे। तो जब आप इसको पलट के लिखोगे तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये अगला यहाँ पे, और फिर ये तो यही रहेगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू, यहाँ पर ये याद रखना कि कॉस की वैल्यू 45 में बराबर होती है साइन 45 वाली वैल्यू के। तो इस बात को भी याद रखना कि साइन 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू दोनों बराबर होती हैं। दुम दबा के देख सकते हो आप ध्यान से। इस बात को भी याद रखना कि साइन 45 की वैल्यू वही होगी जो cos 45 की होती है, और बाकी साइन 0 की वैल्यू वही होगी जो cos 90 की होती है, और cos 90 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 की होती है। तो देखो cos 0 की वैल्यू कितनी है,
1 हो गई, साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1। तो आपको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो tan को याद कर लिखना बहुत आसान है, tan थीटा। अब देखो अगर आप tan 0 डिग्री निकालना चाहते हो तो आपने अभी फार्मूला एक बताया था कि जो tan होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, याद करो, कॉस थीटा। तो साइन 0 वैल्यू निकालना, तो थीटा यहाँ पर 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी लिखेंगे साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 मतलब 0 रखोगे और अपान में cos 0 को वैल्यू 1, तो हम 0 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा कि कट जाएगा, 1 0 से 0, इसका मतलब tan 0 0। इस तरह से इसमें डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 ही बचेगा। यहाँ पे आ जाओ तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ √3/1 बचेगा, सिर्फ √3 लिख दो। अब यहाँ पर जब 1/0 करोगे 1/0 तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से 1 डिवाइड नहीं होगा तो इसको आप परिभाषित बोलते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब कोसेक आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन को पलटते जाओ, 0/1 है अभी ये क्या है 0/1, तो पलट दोगे 1/0, और 1/0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इसलिए यहाँ पर अपरिभाषित लिख दिया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको पलटोगे 1/2 को तो 2 बचेगा, इसको पलट दोगे तो 2√2, क्योंकि हमने पढ़ा ना पीछे कि जो साइन थीटा होता है वो उल्टा होता है किसका, कोसेक का, इसलिए हम कोसेक को उसको पलट के लिख रहे हैं। 1 को पलटोगे तो 1/1 पलटोगे तो भी 1 ही होगा, सिंपल है ना। अब आगे आते हैं सेक की वैल्यू। अब सेक जो होता है वो कास का उल्टा है, तो कास पलटते 1/1 को पलटोगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर इसको पलटोगे तो 2/√3, इसको पलटोगे √2, इसको पलटोगे तो 2, इसको पलटोगे तो 1, 0/1, 0/1 का मतलब कितना होता है अपरिभाषित, ठीक है। अब आते हैं कॉट को, तो कॉट आपको पता है कि tan का उल्टा होता है, तो tan को पलट दो, तो tan क्या है 0, तो 0 को पलटोगे तो अपरिभाषित, इसको पलटोगे तो √3, इसको पलटोगे तो 1 ही होगा, इसको पलटोगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 नीचे, इसको पलटोगे तो 0 ही हो जाएगा, सिंपल है। तो इस प्रकार से आपको ये टेबल को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आप जब इस टेबल को याद कर लोगे, सिर्फ ये लाइन याद कर लो, और मैं चाहता हूं एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ पूरक कोण दिए गए हैं, आपके सामने कुछ पूरक कोण भी दिए गए हैं, इनको भी जरा ध्यान से देख लेते हैं। पूरक कोण, तो पूरक कोण ये मतलब ये होता है जो 90 डिग्री की बात करता है, 90 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है कि 90 माइनस थीटा करोगे तो कॉस होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 90 होगा या 270, तो उसमें हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करते हैं, बदलते हैं, लेकिन 180 और 360 पे नहीं घटेगा, इस बात को भी याद रखना है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं तब आपको समझाता हूं, इसको ऊपर करता हूं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो आपको पता है इसी को 0 या 360 बोलते हैं, इसको पता है आपको 90 डिग्री बोलते हैं, थोड़ा गलत लिखा है, पता नहीं कैसे छापते हैं। 180 डिग्री होता है, नीचे वाला आपको पता है कि 270 होता है। ये क्या होता है 270, मुझे लगता है कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि फिगर आ जाए पूरा अच्छे से। ये अब देखो, तो ये आपका 270 होता है नीचे, ये आपका 360 या 0 डिग्री ही होता है, और इसको 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको 180 होता है। तो 90 में और 270 में चेंज होगा, कौन किस में चेंज होगा उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसको देखने से पहले आप पहले इसको देख लीजिए कि जो चेंज होता है, नीचे लिखा है कि आइए यहाँ पर जान लो कि कौन किस में चेंज होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूं फिर से, 90 में ये साइन किस में चेंज होगा, कास में, ठीक है ना। और उसके बाद tan किस में चेंज होता है, तो काट में, और काट होगा तो tan में, साइन कॉस। अब यहाँ पर सेक को देख लो, तो सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में या फिर सेक में, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखना, ये चेंज होंगे किस में, जब आपका 90 होगा या 270 होता है तो इसको चेंज करते हैं। अब देखो ना यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है ए, तो देखो साइन है 90 में चेंज होगा, तो साइन 90 में किस में चेंज होगा, तो यहाँ पर देखो साइन से 90 करोगे तो चेंज होता है 90 में, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो कॉस लिख दिया गया और ए वैसे ही लगा दिया गया है। बात समझ आई। अब यहाँ पर देखो अगर 90 है तो 90 से अगर कम हो गया तो पहले में जाएगा, पहले में सब धनात्मक होते हैं, चाहे साइन हो चाहे कॉस चाहे टैन कोसेक सेक काट सब धन में होंगे। लेकिन अगर 90 प्लस है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही धनात्मक होते हैं, साइन और कोसेक। अगर 180 प्लस कर रहे हो तो वो तो तुम्हारा थर्ड में जाएगा, और थर्ड में टैन और कॉट प्लस होते हैं। अगर 270 माइनस करोगे तब भी थर्ड में आएगा, तो यही दोनों प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। अगर 270 प्लस करोगे तो इसमें कूद के पहुंच जाएगा, तो फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक ही प्लस होते हैं। और अगर आपका 360 प्लस कर दोगे तो फर्स्ट में पलट जाएगा, तो सब सही होते हैं, सभी प्लस में होते हैं। लेकिन 360 से तुमने थोड़ा सा भी घटा दिया तो वो किस में जाएगा, फोर्थ में, और फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ही प्लस होते हैं। तो इस बात को याद रखते हुए अब क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो कॉस है 90 है, तो पहली बात तो कॉस है 90 में तो चेंज होता है कि नहीं, तो कॉस किस में चेंज होगा, तो देखो यहाँ पे कॉस साइन में, यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ठीक है। तो देखो कॉस है 90 तो चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन है। अब बात आती है कि प्लस में या माइनस में, तो देखो 90 से कोई भी चीज घटाएंगे, 90 माइनस ए मतलब 90 से कुछ भी घटाया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है,
तो 90 थोड़ा भी घटाएंगे तो फर्स्ट में जाएगा, और फर्स्ट में सब प्लस होते हैं इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, प्लस। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो tan 90 माइनस ए लिखा है, तो tan है 90 तो चेंज होगा, 90 में चेंज होता है ना, बताया ना 90 और 70 में चेंज होता है। तो 90 को चेंज करोगे तो tan किस में चल जाएगा, cot और a, और 90 से कुछ भी घटाओगे तो फर्स्ट में सब प्लस होते हैं इसलिए इसके पहले भी प्लस लगेगा। बात समझे, इसी तरह से आगे वाला भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 180 प्लस वाला भी। अब देखो अगर यहीं पे 180 प्लस होता, मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर मैं लिख देता कि tan 180 प्लस थीटा, ये लिख दिया होता, तब क्या होता। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि 180 और 360 में चेंज नहीं होता। 180 और 360 में बदलता है क्या, नहीं बदलता है। तो इसका मतलब कि tan है तो tan में ही रहेगा, नहीं चेंज होगा। नो चेंज होने मतलब कि tan में ही रहेगा, तो tan को tan ही लिख दो और थीटा लगा दो। अब बात आती है कि 180 में प्लस करोगे तो किस में जाएगा, तो 180 में थोड़ा सा भी प्लस करोगे तो फोर्थ में, थर्ड में पहुंच जाएगा, और थर्ड में tan और cot प्लस होते हैं, तो यहाँ पे है क्या tan, इसलिए यहाँ पर प्लस लगेगा क्योंकि tan प्लस में होता है। ठीक है ना, चलिए एक और देख लेते हैं। मैं लिख देता हूं साइन 180 प्लस थीटा। अब बताओ साइन है और 180 में चेंज होता है क्या, तो देखो नहीं चेंज होता है, यानी साइन ही रहेगा। अब बताओ प्लस किए हो थीटा, तो यानी प्लस करेंगे तो किस में जाएगा, और देखो ये चीज थीटा तो ऐसे ही लग जाएगा, अगर ए होता तो ये लग जाता। अब 180 में प्लस करोगे तो किस में जाएगा, थर्ड में, और थर्ड में tan और cot प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन, तो साइन तो माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ वाला नहीं देख कर लगाना, यहाँ वाला देख कर लगाते हैं। ठीक है, ओके। और एक और देख लेते हैं। मैंने लिख दिया cot 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। तो आप बताओ 270 है तो चेंज होता है 270, मैंने बताया अभी। तो cot किस में चेंज होता है, tan में, तो tan लिख देंगे और साथ में थीटा को चिपका देंगे। अब बात आती है कि प्लस या माइनस, तो देखो 270 में कुछ भी प्लस करोगे तो 270 यहाँ होता, थोड़ा सा प्लस किया तो किस में कूद जाएगा, फोर्थ में कूद जाएगा, और जैसे ही फोर्थ में कूद जाएगा तो फोर्थ में cos और sec क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पर क्या है cot, तो इसका मतलब भैया इसके पहले माइनस चिपका देंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, है ना, मजेदार तरीके समझा दिया। ओके, तो इस तरह से आप इन सभी को कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। आइए आगे वाला देख लेते हैं। ये बता ही दिया कौन किस में चेंज होता है, 90 और 270 में देख लो आप कि साइन कॉस में, tan cot में और सेक कोसेक में। 180 और 360 मैंने कहा था नहीं बदलता है, तो साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, कोसेक ही रहेगा, सेक कॉट ही रहेगा, tan ही रहेगा। इस बात को भी याद रखना। यहाँ पर आपके सामने देखो एग्जांपल लिख दिया हूँ कि जैसे साइन 180 प्लस ए लिखा, तो साइन है 180 में चेंज नहीं होता तो साइन ए ही हो जाएगा। अभी 180 में कुछ भी प्लस करोगे तो किस में जाएगा, थर्ड में tan और cot प्लस होता है, तो साइन तो माइनस होता है इसलिए माइनस चिपका देंगे। बात समझ में, इसी तरह से आप आगे वाला भी देख सकते हो। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिए गए हैं जो कि आपको याद कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री सरसंख्याएं होती हैं जो कि आपको क्वेश्चन करने में यूज होंगी, तो आप इनको याद कर लेना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे लिखे हैं। देखो इस बात को, इसको याद कर लो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब देखो अगर आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर चाहिए तो कोसेक स्क्वायर हो गया। अब देखो एक कोसेक का मैंने और लिखा था ये, तो कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर है, इनको कॉट को उधर ले जाओ तो माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर बचे क्या 1, इसीलिए 1 लिखा। अब देखो इसी तरह से अब देख लो साइन वाला, तो आपको याद कर लो ये वाला बस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अब आपको साइन स्क्वायर ए चाहिए तो इसको उधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो वही सब इसमें लिखा हुआ, तो आप याद कर लेना। ठीक है ना, इसके बाद आप यहाँ पे सारांश आप देख सकते हो। सारांश आपके सामने लिखा हुआ कि आपने सारांश में क्या क्या पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ा, सब कुछ वही लिखा है कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, tan कॉट का उल्टा होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट वाला भी याद रखना कि कॉट थीटा क्या होता है, वो हो जाता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, इसको भी याद रखना। आगे है, यदि एक न्यून कोण त्रिकोणमितीय अनुपात है तो कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। इस बात को याद रखना। ठीक है ना, आगे है साइन ए और कॉस ए के मान 1 से अधिक नहीं होते हैं, जबकि सेक ए और कोसेक ए का मान 1 से सदैव अधिक व 1 के बराबर होता है। इस बात को भी याद रखना, अभी सारणी में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस ए करोगे तो कॉस ए होगा, कॉस 90 माइनस ए तो साइन ए कैसे होता है, कॉस है तो 90 चेंज होगा, साइन हो जाएगा, और ये चिपका देंगे। 90 से कुछ भी घटाओगे तो फर्स्ट में जाएगा, इसलिए फर्स्ट में तो प्लस होता है, कॉस सब प्लस होते हैं इसलिए प्लस आ जाएगा। इस तरह से आपके सामने सारे लिखे हुए हैं जो कि मैंने बता चुका हूँ। तो ये सारा कुछ आप पढ़ लेना कि कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, सब याद कर लेना। इसके बाद अब यहाँ पर एक मोटिवेशनल शायरी आपके लिए लिखी गई है। क्या लिखी है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर,
सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। वाह, क्या लाइन लिखी गई है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो आपको ये मंजिल की तरफ आप बढ़ चुके हो और मंजिल को पाने के लिए बस क्या कहते हैं, मंजिल या मेहनत या मंजिल कह लो, मंजिल जो है वो क्या चाहती है, बस एक और प्रयास, एक और प्रयास चाहती है। मंजिल अगर आपको पाना है तो एक और प्रयास करना पड़ेगा। हर बार जब भी आप हारो तो यही सोचो कि बस एक और प्रयास, और एक यकीन मानो कि एक दिन आप ऐसा आएगा कि आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि आपको ये बात याद रखना है कि चाबी का जो वो होता है, चाबी का जो छल्ला होता है, कभी कभी चाबी के छल्ले की जो आखिरी चाबी होती है ना, चाबी के गुच्छे की आखिरी जो चाबी होती है ना, वो भी ताला खोल देती है। इसलिए इंसान को, हर आदमी को अंतिम सांस तक, अंतिम दम तक उसे तैयारी करते रहना चाहिए। क्योंकि सफलता है किसी को एक बार मिल जाती है, किसी को कई बार थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन सफलता हर किसी को मिलती है। और ये सफलता की एक कहानी है कि उसी पर फिदा है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वालों पर। सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों पर फिदा है जो मेहनत करते हैं। तो अगर आप पर भी, अगर चाहते हो कि मेरे ऊपर भी सफलता फिदा हो जाए, तो फिर भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से जी मत चुराओ, ठीक ना। अगर आप मेहनत से जी चुराओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कड़ी मेहनत। तो कड़ी मेहनत के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो, आपके जहां आपका पूरा आपके साथ होगा। तो बताइए आपको इसमें, जहां तक मैंने आपको बताया, कहीं कहीं दिक्कत हुई क्या? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, कौन किसका उल्टा होता है, ये सब कुछ बता दिया? नहीं बताया? बिल्कुल बता दिया, सब कुछ अच्छे से बता दिया। तो आप क्या करोगे, एक बार इसे घर पे अच्छे से लगाओगे। अच्छे से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को करना है, कोशिश करना है बेहतरीन तरीके से। जब आप इन्हें अच्छे से कर लोगे इन क्वेश्चंस को, तो यकीनन आप जरूर सक्सेस हो जाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो उसके लिए आपको जरूरत है कड़ी मेहनत करने की। तो मेहनत कीजिए, मेहनत के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो, लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह की दिक्कत हुआ तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज थी। तो आज की इस क्लास को हम, हाँ, तो आज के हम क्लास को क्या करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे फिर जल्द ही नई वीडियो के साथ, नए अंदाज में, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप अच्छे से कर लोगे। इन क्वेश्चंस को करना है, साथ में ही जो मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस बताए हैं इनको भी कर लोगे। और भी चीजें जो आपके सामने थी इन सभी को आप लोग कर लोगे। बाकी भी मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिर जय हिंद।